हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एके क्लासेस में। आज फिर से मैं फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ। फिजिक्स की क्लास में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था जो विद्युत आवेश की हिस्ट्री बताई थी कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, विद्युत आवेश के बारे में बताया था कि इसकी खोज कैसे कैसे हुई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ उससे। ठीक है, अब हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था कि विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत आवेश कौन कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा उसमें खोज की गई थी। अब मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। देखो, विद्युत आवेश होता है क्या है, विद्युत आवेश का कारण क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत आवेश का कारण। जो विद्युत आवेश है उसका कारण, विद्युत आवेश का कारण कि विद्युत आवेश जो उत्पन्न हो रहा वो किसके कारण उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश का कारण क्या है, विद्युत आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों इस क्लास में। ठीक है, तो विद्युत आवेश का कारण क्या होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जब हम कोई भी दो वस्तु लेते हैं, ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है काफी समय तक हम दो वस्तुओं को रगड़ते जाएंगे तो उन दोनों वस्तुओं में हल्के पदार्थों जैसे रुई धूल मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे हमने नाम दिया था विद्युत आवेश। क्या नाम दिया था भाई? विद्युत आवेश। यानी कि हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम बोलते थे विद्युत आवेश। अब ये विद्युत आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने बताया था जो विद्युत आवेश उत्पन्न होने का कारण है। ठीक है, हमने उसमें कुछ आप लोगों को बता भी दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये इनके कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन वो हो रहा कैसे कैसे उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, अब देखो, जैसे जरा ध्यान से समझो। हम पहले विद्युत आवेश के जो कण है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या करा, एक पदार्थ दिया। ठीक है, ये मान लो हमारे पास कोई पदार्थ है। देखो जरा ध्यान से, ये थोड़ा टॉपिक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना तुम्हारा। ये मैंने मान लो कोई पदार्थ दिया, कोई पदार्थ कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पे हमने कोई पत्थर का टुकड़ा लिया, ठीक है, या फिर हमने कोई भी कोई भी पदार्थ ले लिया, किसी भी प्रकार का हो सकता हो। ठीक है, उस पदार्थ को अगर हम बात करेंगे तो इस पदार्थ को जैसे जैसे हम विभाजित करेंगे तो ये छोटे छोटे भागों में क्या होगा, विभाजित होगा। मैंने 9th क्लास में आप लोगों को बताया था, जब स्टार्टिंग में 9th क्लास में आप लोगों को बताया था, सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था भाई। तो उसी प्रकार से ये जो पदार्थ है ना, इस पदार्थ के विभाज्यता के नियम भी मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, मैं इतना डिटेल में ना बता सकता, डायरेक्ट बताओ अपने टॉपिक पर आता हूँ मैं। विद्युत आवेश क्या होता है, ये इसका कारण क्या होता होने का। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये एक पदार्थ क्या है भैया, ये पदार्थ। ठीक है, और अगर हम क्या करेंगे, इस पदार्थ को विभाजित करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, इस पदार्थ के छोटे छोटे कण कर दिए, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, इतने छोटे कर दिए कि बहुत ही महीन कण है। ठीक है, उसके बाद उन्हें तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो इस पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इस पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा उसे हम बोल देंगे, यहाँ पर देखो सबसे छोटा कण ले लिया मैंने, यहाँ पर इसका इस पदार्थ का सबसे छोटा कण ले लिया। ठीक है, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई दे रहा उसे बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं भैया, अणु। ठीक है, अब ये हमारा सबसे छोटा जो पदार्थ है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसे तो हम बोलते थे अणु। ठीक है, इतनी बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अब इसके बाद ठीक है, जो वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ के जो कण है, जो पदार्थ का छोटा से छोटा कण है अणु, इस अणु को भी छोटे छोटे भागों में क्या करा, विभाजित करा। ठीक है, जैसे इसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करा, ठीक है, तो यहाँ पर इसे और विभाजित करने के बाद बहुत ही बारीक छोटे छोटे कण इसके कर दिए तोड़ने के बाद। अब इसे तोड़ने के बाद बहुत ही महीन और बहुत ही छोटे कण प्राप्त हुए, जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, इसे देखो, मैंने यहाँ पे एक कण रखा, बताओ आप लोगों को दिखाई दे रहा क्या, दिखाई तो दे रहा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर आप लोगों के आंखों पे लगा दिया माइक्रोस्कोप या एक चश्मा लगा दिया, जिससे जो महीन कण है दिखाई दे सके। ठीक है, देखो उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने कहा अब आप लोगों के आंखों को मैंने मान लिया माइक्रोस्कोप लगा दिया या फिर चश्मा लगा दिया, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पर एक कण दिखाई दिया। ठीक है,
नग्न आंखों से नहीं, माइक्रोस्कोप की सहायता से या फिर किसी चश्मे की सहायता से जो अधिक फोकस वाला होगा, ठीक है। तो उससे देखने की कोशिश करी तो यहाँ पर ये दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो उससे बोलते थे हम परमाणु। क्या बोलते थे? परमाणु। क्या बोलते थे भैया हम? परमाणु, ठीक है। पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो नग्न आंखों से दिखाई देगा उसे हम बोल देंगे अणु, ठीक है। और अणु से भी, ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर जो अणु मिलकर बना हुआ, ठीक है, उसे बोलते हैं परमाणु। जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, ठीक है, उसे बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं भाई? परमाणु। अब वैज्ञानिकों ने और भी इससे छोटे छोटे कणों के बारे में खोज करने की कोशिश करी धीरे धीरे। फिर ये जो परमाणु है, परमाणु के अंदर भी दो छोटे छोटे 3 अवयवी कण प्राप्त हुए, ठीक है। अब परमाणु जो है, परमाणु के बारे में वैज्ञानिकों ने क्रम के अनुसार अध्ययन करा, ठीक है। जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, बोर का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। तो उसके आधार पर इसके जो अवयवी कण है उनके बारे में हमें पता चला था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं परमाणु। क्या परमाणु से छोटे कण होते हैं? हाँ भाई होते हैं। हमने कहा अब हम बात करते हैं, अब ये डायरेक्ट ये तो नहीं बता देते रहे आप लोगों की है भाई, ये पहले पर परमाणु मॉडल ये आया, फिर इसके बाद ये आया, इस तरीके से बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सीधा सीधा बात करते हैं जो परमाणु की संरचना है। वैज्ञानिकों ने जो लास्ट में जो बोर वैज्ञानिक आए उनके द्वारा परमाणु की संरचना में क्या क्या बताया गया कि परमाणु किस तरह का बना हुआ, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करा, इसे जो परमाणु है इसे जूम करके दिखाया आप लोगों को। क्या किया? जूम किया, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करी। जो परमाणु की संरचना, ठीक है, वो लगभग क्या होती है? वृत्ताकार होती है। परमाणु की संरचना वृत्ताकार होती है, ठीक है। मैंने क्या वैज्ञानिकों ने, ठीक है, अपने अपने परमाणु मॉडल में बता रखा, ठीक है। यह जो हमारा परमाणु है, ठीक है, इसकी जो संरचना वृत्ताकार होती है। और परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य में, ठीक है, एक क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक, ठीक है। परमाणु के मध्य में एक क्या होता है? नाभिक होता है, ठीक है। जिस पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है? केंद्रित रहता है, ठीक है। इसके अंदर 2 अवयवी कण होते हैं, ठीक है, जो कि परमाणु के ही अवयवी कण है। एक तो होगा हमारा प्रोटॉन, ठीक है, और प्लस दूसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये 2 अवयवी कण होते हैं इसके, ठीक है भैया। ये हो गए हमारे। फिर ये जो परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 अवयवी कण पाए जाएंगे। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसमें जो परमाणु का नाभिक है, नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वृत्ताकार कक्षाएं, ठीक है। ये नाभिक के बाहर क्या पाई जाएगी? वृत्ताकार कक्षाएं, ठीक है। इन वृत्ताकार कक्षाओं में, ठीक है, एक अवयवी कण और होता है जिसमें वो अवयवी कण क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन। चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। ये इन वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो जो परमाणु है, परमाणु सभी छोटे अवयवी कण प्राप्त हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या क्या प्राप्त हुए? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु के अंदर और भी छोटे अवयवी कण होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। 3 अवयवी कण होते हैं, ठीक है। फिर आगे जाकर के वैज्ञानिकों ने इनके बारे में और अध्ययन किया, ठीक है भाई। जैसा ये जो पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ, ठीक है। और ये जो अणु है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा सा परमाणु का यहाँ से आकार थोड़ा सा बड़ा दिखाऊंगा जिससे तुमको पता लगेगा, ठीक है। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। और ये जो छोटे छोटे परमाणु है, अति सूक्ष्म कण जो परमाणु है, परमाणु भी, ठीक है, इससे भी छोटे अवयवी कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इन सभी छोटे अवयवी कण होते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो 3 अवयवी कण होते हैं, परमाणु के 3 अवयवी कण, इन सभी छोटे अवयवी कण, ठीक है, खोजे जा चुके हैं, ठीक है। ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी छोटे कण होते हैं क्वार्क। क्या होते हैं भैया? क्वार्क, ठीक है। हमें इनके बारे में
बात बाद में करेंगे अब, ठीक है। इससे छोटा अभी अभी करने पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, मुख्य बात करते हैं विद्युत आवेश का कारण क्या है, ठीक है। विद्युत आवेश का कारण क्या है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया कि भाई प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और ये छोटे छोटे अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु छोटे छोटे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, हम मुख्य टॉपिक पाते हैं विद्युत आवेश का कारण क्या, ठीक है। तो जब दो वस्तुएं हम आपस में रगड़ेंगे, जब दो वस्तुएं हम आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, जैसे देखो ये वस्तु है, तो ये दो वस्तुएं जब आपस में रगड़ी जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों वस्तुओं में, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, मुख्य बात है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान, ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वहां पर होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं तो वहां पर एक क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश, ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आपस में रगड़ने के पश्चात उन दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, जिसके कारण वहां पर क्या होगा, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, अब जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है। तो दो वस्तुओं को जैसे आपस में रगड़ते हैं, जैसे मान लो ये दो वस्तुएं थी, ठीक है भाई, देखो मैंने क्या करा यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश करी, ये एक छड़ है, ठीक है, ये एक छड़ है किसकी भाई, मान लो आयरन की है, ठीक है, Fe आयरन की है छड़, ठीक है। दूसरी छड़ मैंने इसके नीचे रखी इधर, ठीक है, इसे मैंने क्या करा, ये दूसरी छड़ ले ली मैंने कॉपर की, ठीक है, ये क्या है कि यार कॉपर की, इन दोनों छड़ों को मैं आपस में रगड़ रहा, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ये वाली रेड वाली मैंने बताई आप लोगों को कॉपर की, किसकी बताई भाई, कॉपर की, ठीक है। और दूसरे वाली जो ब्लैक वाली दर्शाई वो मैंने दर्शा दी आप लोगों के लिए, किसकी भैया, आयरन की, यानी कि लोहे की है, लोहे की छड़, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया जा रहा है, आपस में रगड़ा जा रहा है, ठीक है। तो मान लो जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जा रहा, ठीक है, तो मान लो इसमें कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकल कर, मानने की बात कह रहा मैं, ये नहीं बता रहा कि पक्का इनमें से ऐसा ऐसा इधर उधर होंगे, ठीक है। मान लो इस कॉपर में से इलेक्ट्रॉन आयरन में प्रवेश कर रहे हैं, तो जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हमेशा उस पर ध्यान रखना धनात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर आता है धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु में या जिस धातु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस पर आता है ऋणात्मक आवेश। क्या आता है, ऋणात्मक आवेश। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉपर इनमें से निकल गए ऐसा जाओगे, ठीक है, किसी भी वस्तु से निकल सकते हैं, तो जिससे निकलेंगे उस पर धनात्मक आवेश, और जिसमें ही प्रवेश करेंगे उस पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। समझ में आई बात, चलो भाई देखो जरा यहाँ पर, अभी मैंने आप लोगों को बताया जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या आता है, धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस पर क्या आता है, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होगा भाई, आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो आदान प्रदान की प्रक्रिया में जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर होगा धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उस पर होगा ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो यही क्या होता है, विद्युत आवेश का कारण होता है। क्या होता है भाई, विद्युत आवेश का कारण, यानी कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाएगा या रगड़ा जाएगा तो उन दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, जिसके कारण वहां पर क्या होगा, विद्युत आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा भाई, विद्युत आवेश, ठीक है। तो यही क्या होता है, विद्युत आवेश का कारण होता है। तो विद्युत आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया था भाई। अब विद्युत आवेश के बाद हम बात करते हैं विद्युत आवेश को प्रदर्शित करना। विद्युत आवेश को किस चीज से हम प्रदर्शित करते हैं, इनके डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो विद्युत आवेश को प्रदर्शित करना, ठीक है, तो हम कहते हैं विद्युत आवेश को विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भैया। तो अब जो विद्युत आवेश, हम विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे,
कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, फिर विद्युत आवेश को प्रदर्शित करना हमने सीख लिया। अब किसके बाद आता है विद्युत आवेश का मात्रक। क्या आता है भैया, विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश के मात्रक। ठीक है, अब हम विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, किस चीज में मेजर करते हैं विद्युत आवेश को। ठीक है, तो विद्युत आवेश की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मात्रक होता है उसे बोलते हैं एसआई मात्रक। क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक। ठीक है, जो हर जगह यूज होता है। ठीक है, एसआई मात्रक। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है भाई, कूलाम। ठीक है, कैपिटल सी से हम प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होगा, ठीक है, या जो एसआई मात्रक जिसे हम बोलते हैं वो होगा कूलाम। ठीक है, ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। जब भी कभी भी कहीं विद्युत आवेश निकालोगे तो विद्युत आवेश जैसे निकालोगे तो उसके लास्ट में तुम्हें क्या लिखना, कूलाम लिखना। यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, उसका मात्रक जरूर लिखना। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, हमारा कूलाम होगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो गया कूलाम। तो इसके कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर इसके कुछ छोटे मात्रक होते हैं। एसआई मात्रक तो हो गया कूलाम। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक तो हो गया हमारा कूलाम। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, ठीक है, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक। ठीक है, सबसे छोटा मात्रक। ठीक है, जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा। ठीक है, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा। ठीक है, विद्युत आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो होता है स्थैतिक कूलाम। क्या होता है भैया, स्थैतिक कूलाम। ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक नंबर में। ठीक है, फिर सबसे छोटा मात्रक पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो सबसे छोटा मात्रक होता है स्थैतिक कूलाम। क्या होता है, स्थैतिक कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्थैतिक कूलाम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे एस सी। ठीक है, स्थैतिक कूलाम बोल रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक होगा स्थैतिक कूलाम। क्या होगा भैया, स्थैतिक कूलाम। ठीक है, तो अगर मैं एक स्थैतिक कूलाम की बात करूंगा, ठीक है, एक एस सी, एक स्थैतिक कूलाम की बात करूंगा, तो एक स्थैतिक कूलाम जो होता है वो बराबर होता है पता किसके, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। ठीक है, एक स्थैतिक कूलाम जो बराबर होता है वो किसके बराबर होगा, हमारा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम के। ठीक है, अगर कभी यूनिट चेंज करने के लिए आ जा तो मैं छोटे मात्रक से उसे कूलाम में चेंज करना है, यानी कि स्थैतिक कूलाम को कूलाम में आप लोगों को चेंज करना। तो वो कैसे चेंज होगा, एक स्थैतिक कूलाम बराबर होगा किसके, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम के। तो बात समझ में आई सभी को, या तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैंने कहा इसकी जगह आप लोग लिख दो, एक की जगह लिख दो 2, क्या लिख दो, 2 स्थैतिक कूलाम। तो 2 स्थैतिक कूलाम बराबर क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। इस तरीके से कन्वर्ट करना। ठीक है, ये चीज तो सेम रहेगी, एक है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरीके से उसके गुणा में लेकर आना। ठीक है, तो यानी कि 2 स्थैतिक कूलाम किसके बराबर होगा, 3 दूनी कितना होगा, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूनिट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, हमारा स्थैतिक कूलाम। बात समझ में आई सभी को। फिर इसके बाद आता है विद्युत आवेश का चुंबकीय मात्रक। क्या था भैया, विद्युत आवेश का चुंबकीय मात्रक। तीसरे नंबर में जो पॉइंट आता है इसका चुंबकीय मात्रक बात करते हैं। ठीक है, अब विद्युत आवेश का जो चुंबकीय मात्रक होगा, चुंबकीय मात्रक। ठीक है, तो विद्युत आवेश का जो चुंबकीय मात्रक है, विद्युत आवेश का जो चुंबकीय मात्रक होता है वो होता है हमारा एब कूलाम। क्या होता है भैया, एब कूलाम। क्या होता है भैया, एब कूलाम। ठीक है, जिसे बोलते हैं ए सी। ठीक है, ये हो गया हमारा एब कूलाम। विद्युत आवेश का जो चुंबकीय मात्रक होगा वो क्या होगा, एब कूलाम होता है, जिसे ए सी से डिनोट करते हैं भैया। किससे डिनोट करते हैं, ए सी से। ठीक है, अगर मैं एक एब कूलाम की बात करूंगा,
एक गुलाम की बात करूंगा तो एक गुलाम बराबर होगा 1/10, 1/10 कूलम। किसके बराबर होगा? 1/10 कूलम। तो तुम्हें ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर यहाँ 2 ऐसी आ गया तो क्या आएगा? 2 गुणा 1/10 कूलम। ठीक है, 3 आ गया तो 3 गुणा 1/10 कूलम। इस तरीके से उसे कन्वर्ट करना है कि चेंज करना है तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान रखना कूलम चेंज करने के लिए एक कूलम बराबर होगा 1/10 कूलम के। ठीक है भाई, तो ये होगा इसका चुंबकीय मात्रक। ठीक है, अब इसके कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, कुछ छोटे यूनिट होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जब न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है, तो उनमें यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अन्य मात्रक लिख रहा है। ठीक है, अन्य मात्रक या छोटे मात्रक लिख दूंगा। ठीक है, ये छोटी यूनिट है, इन्हें कन्वर्ट करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल कर नहीं आने तुम लोगों को कि आप लोग चेंज कीजिए, अपने आप चेंज करना होगा अपने आप। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मात्रक है। ठीक है, इधर मैं छोटे मात्रक लिख रहा, देखो जरा ध्यान से। छोटे मात्रक क्या क्या होते हैं? सबसे पहले नंबर पर छोटा जो मात्रक है, ठीक है, वो आता है 1 मिली कूलम। क्या आता है भाई? 1 मिली कूलम। ठीक है, मिली कूलम शॉर्ट फॉर्म में बाद में लिखूंगा, मैं पहले इसका फुल फॉर्म लिख दूं। 1 मिली कूलम, ठीक है, जिसे बोलते हैं एम सी, इस तरीके से मिली कूलम। ठीक है, तो 1 मिली कूलम, तुम्हें ध्यान रखना, ये बराबर होता है 1 मिली कूलम बराबर होता है 1 गुणा 10⁻³ कूलम के। 1 मिली कूलम किसके बराबर होगा? 1 गुणा 10⁻³ कूलम के। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि यहाँ पर 2 मिली कूलम आ गया, तो उसे क्या लिखेंगे? 2 गुणा 10⁻³ कूलम। ठीक है, 4 आ गया तो 4 गुणा 10⁻³ कूलम। जितना भी आएगा उसे चेंज करना 1 गुणा 10⁻³ के साथ में। ठीक है, यानी कि 10⁻³ होता है, मतलब किसका? मिली कूलम, मिली का मतलब होता है। ठीक है, कूलम तो मात्रक ही उसका। ठीक है, तो 1 मिली कूलम बराबर होगा 1 गुणा 10⁻³ कूलम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके बाद उस दूसरा मात्रक होता है। ठीक है, फिर आता है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम, जिसे बोलते हैं माइक्रो का चिन्ह इस तरीके से होता है, यू बनाया, हल्का सा ऐसा निकाल दिया। ठीक है, तो ये होगा माइक्रो कूलम। ठीक है, तो 1 माइक्रो कूलम जो बराबर होता है, ठीक है, वो होता है 1 गुणा 10⁻⁶ कूलम के। ठीक है, जो 1 माइक्रो कूलम होगा वो किसके बराबर होगा? 1 गुणा 10⁻⁶ कूलम के। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पर बात करता हूँ तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम, इन्हें याद कर लियो जरूर भाई, ये तुम्हारे बेसिक चीजें है जो तुम्हारे याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में इनका यूज किया जाता है। ठीक है भाई, 1 नैनो कूलम, यानी कि नैनो को प्रदर्शित करता है एन से, और कूलम को कैपिटल सी से। तो 1 नैनो कूलम जो बराबर होगा वो बराबर होगा 1 गुणा 10⁻⁹ कूलम के। ठीक है, 1 नैनो कूलम किसके बराबर होगा हमारा? ठीक है, 1 गुणा 10⁻⁹ कूलम के। ठीक है, फिर इसके बाद हम चौथे नंबर पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है 1 पिको कूलम। 1 पिको कूलम। ठीक है, 1 पिको कूलम। ठीक है, तो पिको कूलम को हम पी से डिनोट करते हैं, पी सी से। ठीक है, तो 1 पिको कूलम बराबर होगा हमारा 1 गुणा 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश के कुछ मात्रक थे, मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। ठीक है, इन मात्रकों को आप याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, इन्हें कन्वर्ट करना होता है। जितने भी ये मात्रक दिए गए, देखो हमें पता है विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कूलम, तो कूलम में परिवर्तन करना ही होगा जरूर। ठीक है, जैसे सबसे छोटा मात्रक है स्थैतिक कूलम। मान लो आप लोगों को स्थैतिक कूलम में दे दिया, किसी भी उसमें वैल्यू दे दिया आप लोगों को, विद्युत आवेश की जो वैल्यू है वो 3 स्थैतिक कूलम दे दी, तो उसे चेंज क्या करोगे? कूलम में। उसके गुणा में क्या करना? 3 ही लेकर आना तुम्हें। ठीक है, एक स्थैतिक कूलम के मान तो तुम्हें पता ही, 3 गुणा 10⁻⁹ कूलम हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से चुंबकीय मात्रक होता है 1 कूलम। 1 कूलम दे दिया तो उसको किसके बराबर होगा? 1/10 कूलम। ठीक है,
1 मिली कूलाम के बारे में बात करेंगे तो बराबर होगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम के। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होगा किसके 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम के। ठीक है, 1 नैनो कूलाम बराबर होगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम के, और 1 पिको कूलाम बराबर होगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 92। ठीक है, तो ये मात्रक है, इन मात्रकों को आप लोगों को याद करना होगा। तो विद्युत आवेश के जो मात्रक है, मात्रकों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत आवेश की विमा। विद्युत आवेश की विमा क्या होती है, ठीक है, यानी कि विद्युत आवेश की विमा क्या होती है, हम इसके बारे में देख रहे हैं। अब देखो, जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का फॉर्मूला जो होता है वो हम जनरेट करते हैं कहाँ से, विद्युत धारा की विमा से। विद्युत धारा वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं हम। विद्युत धारा आई बराबर, ठीक है, विद्युत धारा जो होती है किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश तथा आवेश प्रवाहित होने में लगने वाला समय t। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते थे, विद्युत धारा। तो यहाँ से हम विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला वो निकालेंगे। क्यों बराबर क्या होगा फॉर्मूला, I गुणा t। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है विद्युत आवेश का। किसका फॉर्मूला होता है, विद्युत आवेश का। ठीक है, और यही से हम निकालेंगे क्या, विमा। क्या निकाल देंगे भाई, विमा। 11th क्लास में आप लोगों को विमा निकालनी सिखाई होगी। प्रत्येक चीज की विमा आप लोगों को लिखवा रखी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर विद्युत आवेश की विमा की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम विमा की बात करेंगे, ठीक है, तो विमा इस तरीके से निकाली जाती है। देखो जरा ध्यान से, पहले देखो सबसे पहले कोई भी तुम्हारे पास फॉर्मूला आओगा तो उस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीज यूज की गई। ठीक है, जैसा विद्युत आवेश, हम विद्युत आवेश में फॉर्मूले में यूज किया जाता है I गुणा टी, I गुणा टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विद्युत आवेश Q बराबर I गुणा क्या होता है T। I गुणा क्या होता है भाई, T होता है। देखो अब यहाँ पर I और T, विद्युत आवेश के फॉर्मूले में I और T यूज हो रहा है, यानी कि I का मतलब है विद्युत धारा, T का मतलब है समय। अब इनकी विमा क्या होती है, अलग अलग पता होनी चाहिए आप लोगों को। देखो जरा ध्यान से, जो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे विद्युत धारा की जो विमा होती है वो होती है A। क्या होती है, A और एम्पियर। ठीक है, इसकी विमा यह होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो टाइम है, ठीक है, समय की विमा होती है कैपिटल T, यानी कि टाइम होती है इसकी विमा। तो ठीक है, तो अगर मैं विद्युत आवेश की विमा की बात करूंगा तो इस Q बराबर IT फॉर्मूला, I की विमा क्या है हमारे पास, A। ठीक है, विद्युत धारा की विमा होगी A। ठीक है, इनटू फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है T, मतलब समय, इसकी विमा क्या है कैपिटल T। ठीक है, इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है विमा। ठीक है, अब इन्हें मिलाकर अंदर लिखेंगे तो विमा जो होगी, विद्युत आवेश की जो विमा होगी वो क्या होगी, AT। विद्युत आवेश की विमा क्या होगी भाई, AT। ठीक है, जब हम किसी भी फॉर्मूले की विमा निकाल देंगे तो विमा निकालने के बाद उसी से निकाल देंगे मूल मात्रक। क्या निकाल देंगे, तो विद्युत आवेश का हम मूल मात्रक की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं मूल मात्रक। ठीक है, जब हम किसी भी फॉर्मूले की विमा निकाल देंगे तो वहीं से निकाल लेंगे मूल मात्रक। क्या निकाल लेंगे भैया, मूल मात्रक। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक काल में क्या मात्रक हम रखते थे, ठीक है, उसको बोलते हैं मूल। ठीक है, मूल रूप से क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक निकलेगा विमा से। अब यहाँ पर देखो A। ठीक है, ये विद्युत धारा की विमा, A का मतलब होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो इसकी विमा होगी, जो मूल मात्रक है, जो विद्युत आवेश की विमा है, इसी से हम मूल मात्रक निकाल लेंगे। A का मतलब होता है एम्पियर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने एम्पियर। ठीक है, और जो मूल मात्रक होगा T, समय का जो मूल मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो इसका जो मूल मात्रक बनेगा विद्युत आवेश का, वो बनेगा एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या बनेगा भाई, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इसी के साथ जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे आगे के टॉपिक में आप लोगों को कल की क्लास में उपलब्ध है। धन्यवाद।